प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे संबंध क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो संबंध क्या है? एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं तो हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं P बराबर ले लेते हैं AB और Q बराबर ले लेते हैं अली भानु और चंद। अब अगर हम P क्रॉस Q करें तो क्या मिलेगा हमको? P क्रॉस Q में हमको मिल जाएगा A अली, A भानु, A चंद। और इसी तरह B के साथ में A के साथ में A अली, A भानु, A चंद और B के साथ में B अली, B भानु, B चंद। तो ये हो जाएगा B अली, B भानु और आएगा B चंद। बुक के एग्जाम्पल से हमने थोड़ा सा छोटा करके लिया है, इसमें और बड़ा भी दिया हुआ एग्जाम्पल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम तीर आरेख के द्वारा अगर प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे? ए के साथ में अली को, ए के साथ में भानु को, ए के साथ में चंद्र को, इसी तरह से बी के साथ में अली को, बी के साथ में भानु को, बी के साथ में चंद्र को। तो ये कैसे बनेगा इसका तीर आरेख? देखें थोड़ा सा। इसके लिए जो अभी मैंने क्रमित युग में लिखे हैं उसी के अनुसार आपको लेना है। जैसे हमारे पास समुच्चय ये जो P है ये क्या है? A B है और यहाँ पर जो Q है वो अपने पास आया। अच्छा, अभी हमने बताया था क्या? P क्रॉस Q बताया था। अब लेकिन यहाँ पे हम जो है अली, भानु और चंद्र, इसमें से कुछ ऐसा नियम लगाएं जिससे कोई एक संबंध बने। मान लेते हैं कि हमने इसमें एक नियम ये लगाया कि x नाम y का प्रथम अक्षर है, मतलब ये वाला जो P का अवयव है इस Q वाले अवयव के नाम का पहला अक्षर है। अब जैसे हम बात करें अली, तो अली इसका पहला अक्षर क्या है? A, तो इसको संबंधित कर दें। यहाँ पर B के लिए भानु को कर दें। तो इस तरह से बात अगर हम इसमें संबंध की करें तो संबंध में क्या होगा? सिर्फ आएगा A अली, B भानु, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब इसमें जो संबंध R में जो हमारे पास जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? A कामा अली मिलेगा और B कामा भानु मिलेगा। अब हमने इसमें क्या देखा कि ये जो चीज है जो P क्रॉस Q हमने किया था उसका ये उप समुच्चय है, क्योंकि जब हमने P क्रॉस Q किया था तो हमें कितने अवयव मिले थे? 6 अवयव मिले थे। कौन से 6 अवयव? A अली, A भानु, A चंद्र मिला था और क्या मिला था? B अली, B भानु, B चंद्र। अब उस समुच्चय का ये उप समुच्चय है, क्योंकि उस बड़े समुच्चय में ये दोनों अवयव क्या है? शामिल हैं। इस तरह से यहाँ पर एक ये R क्या है? एक संबंध है। तो ये संबंध क्या कहलाया? P क्रॉस Q का उप समुच्चय कहलाया। तो कोई भी उप समुच्चय जो कि P क्रॉस Q का है P से Q में एक संबंध कहलाएगा। अब आप जितने भी उप समुच्चय बना सकते हैं वो सभी उप समुच्चय, चाहे वो रिक्त समुच्चय हो या सात्विक समुच्चय हो, कोई भी समुच्चय हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? संबंध कहलाएंगे।
तो इसके बारे में और कुछ उदाहरण लेते हैं फिर और समझते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा आप सबसे पहले समझ लें। परिभाषा भी आप बुक से लिखेंगे। किसी आरिक समुच्चय ए से आरिक समुच्चय बी में संबंध क्या है? कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ नाम बदल दिया गया, पी क्यू की जगह में ए बी ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ए बी लो चाहे पी क्यू लो। तो ए बी अगर लेते हैं तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को संबंध बोलेंगे। इस पे क्या है, यहाँ पे जो प्रथम घटक और द्वितीय घटक ये क्या होते हैं? ये प्रांत होते हैं। प्रथम घटक समुच्चय इसमें दिया है परिभाषा नंबर 3 पर, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। और जो समुच्चय बी होता है दूसरा वाला, उसको हम पूरे को परिसर कहते हैं। लेकिन जितने अवयव संबंधित होते हैं, जैसे इसमें अली और भानु, ये जो अवयव हैं इसको हम क्या बोलेंगे? परिसर। और ये जो पूरे अवयव हैं ये सह प्रांत कहलाएंगे। मतलब अगर मैं ये जो चित्र दिख रहा है इस पर मैं बोलूं प्रांत, परिसर, सह प्रांत, तो इस पर संबंध आर ये हो गया। अब इसी पे मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत क्या कहलाएगा? कामा के पहले के अवयव, मतलब कामा के पहले ए और बी है, ये ए और बी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रांत के अंतर्गत आएंगे। और बात अगर हम परिसर की करें तो परिसर में क्या होगा? परिसर में कामा के बाद वाले आएंगे। कौन से? अली और भानु। तो यहाँ पर ये परिसर हो जाएगा अली भानु। और रही बात सह प्रांत की, तो सह प्रांत में क्या होगा? सह प्रांत में ये तीनों अवयव आएंगे, चाहे वो संबंधित हो या ना हो। तो सह प्रांत में अली, भानु, चंद्र, ये तीनों आ जाएंगे। अली, भानु, चंद्र, तो ये सभी आ गए। तो इसको आप समझिए, यहाँ पे प्रांत कामा के पहले वाले अवयव हैं, प्रथम घटकों का समुच्चय। परिसर कामा के बाद वाले द्वितीय घटकों का समुच्चय। और सह प्रांत ये जो दूसरा समुच्चय है इसके सभी अवयव, चाहे वो संबंधित हो या ना हो, वो सह प्रांत के अंतर्गत आएंगे। तो इसको आप करेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्नावली 2.2, इसका पहला प्रश्न आप लोग देखें। उदाहरण के प्रश्न आप लोग प्रयास करेंगे। इसमें देखिए 2.2 प्रश्नावली में पहला प्रश्न है हमारे पास। इसमें हमको दिया है a बराबर 1, 2, 3 इससे लेकर के 14 तक की संख्याएं। तो इसमें हमको जो दिया है a बराबर 1, 2, 3 और डैश 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 अप टू 40। जो संबंध R दिया है, ये R जो संबंध है वो किस तरह से है? x, y इस प्रकार है कि 3x - y = 0 और x, y belongs to a, माने x व y समुच्चय a के अवयव हैं। अब आपको क्या करना है? a से a का एक संबंध R लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। अब देखिए अभी हमने पहले बताया कि संबंध समुच्चय A से समुच्चय B में होता है, मतलब एक समुच्चय A चाहिए, दूसरा समुच्चय B चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है कि संबंध समुच्चय A से समुच्चय A में ही, मतलब B का काम यही करेगा। मतलब A में अवयव 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर यहाँ पूरे 14 तक के हैं, और समुच्चय B भी हम इसी को मानेंगे, मतलब 1, 2, 3 से लेकर 14 तक, क्योंकि हम यहाँ पर संबंध की जो बात कर रहे हैं समुच्चय A से समुच्चय A में बात करेंगे। अब ये क्या होगा? जैसा हम A क्रॉस B निकालते थे तो यहाँ पे हम A क्रॉस A, मतलब जो ये संबंध R होगा वो A क्रॉस A का उप समुच्चय होगा। मतलब खुद समुच्चय A का समुच्चय A से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा A क्रॉस A का उप समुच्चय।
आइए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। ध्यान दीजिए, संबंध है क्या चीज, वास्तव में एक तरह से समुच्चय ही है। इसके अंदर समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक सारणीबद्ध विधि होती है, एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और हम अब इसको कैसे लिख रहे हैं, सारणीबद्ध विधि में। सारणीबद्ध विधि को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो सारणीबद्ध विधि में सभी अवयवों को लिखा जाएगा। अब इसके अवयव कैसे होंगे, क्रमित युग्म के टाइप के होंगे, इस तरह से, मतलब कामा के पहले कुछ लिखा होगा, कामा के बाद में। अब ये मिलता कैसे है, देखिए जो यहाँ पे संबंध दिया, हमको क्या संबंध दिया, 3x ऋण y बराबर 0। तो 3x ऋण y बराबर 0, इसमें से थोड़ा सा हम पक्षांतर कर लें तो ऋण y इधर आएगा, धन y, तो y बराबर 3x, ऐसा मिल जाएगा हमको, y बराबर 3x। हाँ, अब देखिए x का मान 1 लेना है, x और y, x y अवयव है a का, यहाँ लिख सकते हैं जहां x y अवयव है a का, मतलब x का मान a से लेना है और y का मान भी a समुच्चय से ही लेना है। a समुच्चय 1 से लेके 14 तक है। तो अब यदि हम x का मान 1 ले लें, जब हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 3 1 कम 3। तो x का मान 1 लेने पर, यदि यहाँ पर x का मान 1 लिया जाए, यहाँ पे रखते हैं, तो y का मान क्या मिलेगा, 3 1 कम 3। तो x के मान 1 पर y का मान 3 है। इससे भी निकाल सकते हो, x का मान यहाँ 1 रख के इसको हल करो तो y का मान 3 है। इससे आसान पड़ेगा, पक्षांतर हो गया तो। अब जब हम x का मान 2 लेते हैं, ये 2 ऐसे लेते चलेंगे, तो जब x का मान 2 लेंगे तो 2 3 6, y का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कामा के पहले x का मान, कामा के बाद में y का मान। x का मान जब हमने 2 लिया तो y का मान हमको 6 मिला। जब 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x का मान 3 रखिए तो 3 3 9, 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, 12। अब अगर 5 लेते हैं तो 5 3 15। लेकिन अब समस्या देखिए, 15 जो है तो इसमें है नहीं, y का मान जो 15 मिलेगा, 15 इसमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x का मान 5 भी नहीं ले सकते, भले इसमें 5 है x का मान, लेकिन x का मान 5 लेने से y का मान जो हमें 15 मिल रहा वो इस समुच्चय में नहीं है। जबकि शर्त क्या है, जहाँ x y बिलोंग्स टू a, मतलब x और y एक ही अवयव है। तो बस अब हम इसके आगे नहीं ले सकते हैं x का कोई भी मान। x के मान सिर्फ 1 2 3 और 4 ही रहेंगे, और जब x के मान 1 2 3 4 हैं, उस स्थिति में y के मान 3 6 9 12 है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमसे जो कुछ चीजें इसमें पूछी गई हैं वो हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ठीक, तो अब इसलिए प्रांत क्या कहलाया, इसमें प्रथम घटकों का समुच्चय। कामा के पहले जो लिखा है वो प्रांत है, 1 2 3 4, ये हमारा प्रांत कहलाया। और परिसर क्या कहलाया, तथा परिसर, तो ये हो जाएगा परिसर बराबर, परिसर में कामा के बाद वाले अवयव 3 6 9 12, ये परिसर हो गया। और सह प्रांत, तो सह प्रांत में समुच्चय दूसरे वाले के आते हैं, एक रास बी में जो बी के अवयव होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक रास ए करेंगे तो ए के ही अवयव आएंगे, क्योंकि बी का काम ए ही कर रहा है। तो सह प्रांत में ए के सभी अवयव आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 और डैश 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 अप टू 14 तक के पूरे अवयव। पूरे ये डॉट डॉट का मतलब है ये इसके बीच की संख्याएं इसी तरह से 14 तक आती रहेंगी, मतलब 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सभी इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, सहप्रांत हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r बराबर x y, y बराबर x धन 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y बिलोंग्स टू n द्वारा संबंध r परिभाषित कीजिए। संबंध को रोस्टर रूप में लिख करके इसके प्रांत और परिसर लिखिए। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें इसका दूसरा प्रश्न है, दिया है r बराबर
जो इसमें r का मान दिया है वो है x, y। इस प्रकार है कि y बराबर x धन 5। अब इस पे क्या है, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये दिया है इस प्रश्न में, जहां x y बिलोंग्स टू n। प्राकृत संख्या है और x y अवयव है n के, मतलब x y प्राकृत संख्या है। अब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना और इसके प्रांत और परिसर बताना है। तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, इसका रोस्टर का मतलब है सारणीबद्ध विधि, हिंदी में, ये अंग्रेजी शब्द है। तो इसका रोस्टर रूप निम्नलिखित होगा। सारणीबद्ध रूप कहलाया। अब क्या होगा ये देखिए, इसमें हम लिखेंगे r बराबर, यहां देखिए y बराबर x धन 5। इसमें जो हमको x का मान लेना है 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो जब हम x का मान, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 4 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3, यही संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर जब x का मान 1 लेंगे, x का मान 1 लेंगे, क्योंकि x बोला है कि 4 से कम एक प्राकृत संख्या, 4 से कम एक प्राकृत संख्या 1 2 3 है। तो एक बार x का मान 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, 4 से कम प्राकृत संख्याएं लेंगे। तो जब x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 1 धन 5 6, y का मान 6 मिलेगा। तो इस तरह से जब हमने x का मान 1 लिया तो y का मान 6 मिल गया। कामा के पहले x का मान, कामा के बाद में y का मान। जब हम x का मान 2 लेंगे तो 2 लेने पर y का मान कितना मिलेगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7। 3 लेंगे तो 3 लेने पर कितना मिलेगा, यहाँ 3 रखेंगे, 3 धन 5 8, y बराबर 8। बस अब 4 नहीं लेना, क्योंकि यक्ष जो लेना है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। बस इतना ही हमें लेना है। तो इस तरह से हमको ये जो संबंध मिला, ये किस रूप में मिला, रोस्टर रूप में। ध्यान दीजिए, ये भी आर संबंध है, ये भी आर संबंध है, लिखने का तरीका अलग हो रहा है। ये रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप पे है और ये समुच्चय निर्माण रूप पे है। क्योंकि संबंध क्या है, संबंध के जो ये अवयव हैं, वास्तव में संबंध एक तरह का समुच्चय ही है। समुच्चय को लिखने के लिए मजला पुस्तक बनाते हैं, उसके अंदर अवयवों को लिखते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि इसके अवयव क्रमिक युग्म के रूप में है, बाकी है तो एक तरह का समुच्चय ही। और समुच्चय को लिखने के 2 तरीके आपने सीखे, ठीक इसीलिए जो है तो संबंध को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके आते हैं, क्योंकि एक तरह से ये समुच्चय ही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस संबंध को जो लिखा गया है रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप पे यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो रूप है समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, इसके प्रांत और परिसर। रोस्टर रूप में हमने लिख लिया, प्रांत और परिसर बताएं। तो प्रांत क्या होगा, अभी हमने बताया कि क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, मतलब कामा के पहले 1 2 3 है, तो जो कामा के पहले देख रहे हैं 1 2 3, ये इसका प्रांत कहलाएगा। और परिसर क्या है, परिसर हो जाएगा, परिसर बराबर यहाँ पर जो परिसर है वो कामा के बाद वाले अवयव आएंगे 6 7 8। तो ये 6 7 8 ये क्या हो जाएगा, ये परिसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये परिसर हो गया। इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न है, a बराबर, इसको तीसरे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए तीसरे प्रश्न में a बराबर दिया है 1 2 3 5, b बराबर दिया है 4 6 9। a से b में एक संबंध है इस तरह से कि r बराबर x y, x और y का अंतर विषम है। x अवयव है a का, y अवयव है b का, परिभाषित संबंध है, r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए हमको इसमें दिया है
दिया है a बराबर, इसमें जो हमको a का मान दिया है 1 2 3 5, ये a का मान हो गया। b बराबर 4 6 9 हुआ, b बराबर है 4 6 9। अब इसमें क्या करना है कि r बराबर जो संबंध r दिया है वो इस तरह से है कि x और y का अंतर विषम है। x कामा y इस प्रकार है कि x और y का अंतर विषम है। इसको हम कैसे करें, और इस पे x अवयव है a का, y अवयव है b का। इस पे दिया है x अवयव है a का, y अवयव है b। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो संबंध है समुच्चय a से समुच्चय b में लेना है। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, इसमें जो पहला प्रश्न था उसमें हमने समुच्चय से समुच्चय खुद a पे लिया था, लेकिन इस तीसरे प्रश्न में हमें ऐसा नहीं करना। हमारे पास समुच्चय अलग से दिया है, समुच्चय भी अलग दिया, मतलब कामा के पहले के जो अवयव होंगे वो समुच्चय a के होंगे और कामा के बाद के जो होंगे वो समुच्चय b से लिए जाएंगे। यहाँ लिखा भी x बिलोंग्स टू a, कामा के पहले x और कामा के बाद में y। तो कामा के पहले का जो अवयव x है वो x किससे लेना है, a से लेना है, इस समुच्चय a से, और y जो लेना है वो b से, मतलब कामा के बाद का जो y है वो उसको हमको b से लेना है। और नियम क्या लगाना है, x और y का अंतर विषम है, इन सभी को ले लेना है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसको बोला गया है, तो इसको हम रोस्टर रूप लिखेंगे। इसका रोस्टर रूप निम्नलिखित होगा। तो देखिए इसका रोस्टर रूप r बराबर, अब देखिए यहां पर अगर हम 1 लें, x का मान 1, तो 1 के साथ में b के ऐसे कौन से अवयव आएंगे जिनके लिए अंतर विषम संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि 1 के साथ मैंने 4 लिया, तो 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 में 4 घटाओगे, 4 अंतर की बात करें तो बड़े में से छोटे को घटाना, 4 में 1 जाएगा 3, 3 जो मिलेगा एक विषम संख्या मिलेगी, इसलिए 1 के साथ में हम 4 ले लेते हैं। 1 के साथ में 6 इसलिए ले लेंगे क्योंकि 1 और 6 का अंतर विषम संख्या है। 1 और 6 का अंतर क्या, 6 में 1 जाएगा 5, 5 एक विषम संख्या। अब 1 के साथ में 9, क्या 1 और 9 आएगा, 1 कामा 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, जो इसका अंतर 8 है वो एक विषम संख्या नहीं है, सम संख्या, इसलिए हम 1 के साथ में 9 को छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए हम कर क्या रहे हैं, एक रास b के उप समुच्चय ही लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे बोला जाए कि एक रास b करो तो आप क्या लिखोगे, एक रास b में लिखोगे 1 4 1 6 1 9, 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9, 5 4 5 6 5 9, मतलब सभी आप क्रमित युग्मों को लिखेंगे, लेकिन इस संबंध में सभी को नहीं लिखेंगे, उन्हीं को लिखेंगे जो इस शर्त का पालन करते हैं। मतलब x, y इस तरह से है कि x और y का अंतर विषम है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी संबंध आप लिखेंगे हमेशा एक रास b का उप समुच्चय होगा, जो कि a से b का एक संबंध है, और यदि वह a से a में एक संबंध है तो एक रास a का उप समुच्चय होगा। अब चलिए हमने क्या किया, 1 के साथ में अवयवों को लिख दिया 1 4 1 6। अब शुरुआत करते हैं 2 की, तो हमने ये लिखा 2। अब 2 के साथ में किसको लेने से अंतर विषम मिलेगा, अगर हम इस 2 के साथ में 4 को लेते हैं, फिर 6 को, फिर 9 को चेक करते हैं, 2 4 का अंतर क्या होगा, 4 में 2 जाएगा, 2 एक सम संख्या, छोड़ देंगे इसको, 2 6, 2 और 6 का अंतर क्या होगा, 2 व 6 का अंतर क्या, 6 में 2 जाएगा, 4 एक सम संख्या, इसको भी छोड़ देंगे, 2 के साथ में 9 आएगा, क्योंकि 2 और 9 का अंतर 7 होगा, 7 एक विषम संख्या, 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, तो 2 के साथ भी कंप्लीट हो गया। अब 3 के साथ में शुरुआत करते हैं, तो 3 और 4 का अंतर विषम है, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 3 के साथ में 4 3 6,
3 और 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 6 जाएगा, 3 बचेगा विषम संख्या, और 3 9 ये एक सम संख्या होगी, 9 में 3 जाएगा 6, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब 5 के साथ में, जब 5 के साथ में हम अवयवों को लिखना चालू करेंगे तो 5 4 हो जाएगा, और 5 6 भी हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 का अंतर विषम है, और 5 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 में 9 जाएगा, 9 में 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो एक सम संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो इस संबंध R का रोस्टर रूप कहलाया वो ये कहलाया। इसका मतलब ये है कि चाहे आप इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यही इसका रोस्टर रूप होगा। इस प्रश्न में जो है तीसरे नंबर के प्रश्न में रोस्टर रूप ही पूछा गया है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर नहीं पूछा गया। अगर इससे आपसे पूछा जाता है, मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि इसका प्रांत बताइए, तो प्रांत में आप क्या लिखेंगे, कामा के पहले वाले, मतलब 1 लिखेंगे, फिर ये दोबारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 5 इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। और अगर परिसर की बात करें तो परिसर क्या होगा, 4 6 9, और फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा है 4 6, तो रिपीट नहीं करना, आपको एक ही बार लिखना, मतलब 4 6 9 हो जाएगा। और सह प्रांत की बात करेंगे तो सह प्रांत में ये वाले अवयव आएंगे 4 6 9। सह प्रांत में दूसरा वाला समुच्चय होता है 4 6 9। ये चीज़ नहीं पूछी गई, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो आज बस इतना ही।